नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का अरस्तु स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, घर बैठे आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है कि हम मानव शरीर तंत्रों पर परिचर्चाएं कर रहे थे, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन बॉडी इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम काम करता है तो एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर इंटीग्रेटिव सिस्टम या समन्वय तंत्र या कोऑर्डिनेटिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अरस्तु स्टडी पॉइंट पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बातें। तंत्रिका तंत्र। पहला ही प्रश्न उठता है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। किस में करते हैं? न्यूरोलॉजी। तो इसका जो अध्ययन होता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। और जब हम तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, तब इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं समन्वयक तंत्र। समन्वयक तंत्र या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम या कोऑर्डिनेटिव सिस्टम या नियंत्रक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। और इस तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उस संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। या इसको ये भी पूछ लेते हैं कि जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तीसरा ही प्रश्न उठ जाता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स में पुनरुद्भवन या इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम का निर्माण करने में जो न्यूरॉन्स भाग लेते हैं उनके अंदर रीजनरेशन नहीं होता, पुनरुद्भवन नहीं होता। पुनरुद्भवन शब्द का मतलब होता है कि कोई भी शरीर का अंग जब टूट जाता है तो कोशिकाओं के अंदर समसूत्र विभाजन होने की वजह से वो वापस बन जाता है। जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है वो देखा होगा, जब टूट जाती है तो वापस आ जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सामान्यतया न्यूरॉन्स में इस तरीके की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि न्यूरॉन्स जब पूरी तरह डैमेज हो जाएं तो वापस आ सकें।
हमारे शरीर की फिर भी जो लीवर का निर्माण करने वाली सेल जिन्हें हेपेटोसाइट सेल्स कहते हैं, वो यकृत कोशिका या हेपेटोसाइट में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें न्यूरॉन एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि कारण तो यह होता है क्योंकि इनमें सेंट्रियोल तारक काय नहीं पाए जाते हैं। इनमें सेंट्रियोल या तारक काय नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। जो सेंट्रियोल होती है वो कोशिका में विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स या तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। ये स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं का निर्माण जब हो जाता है तो कोशिका आगे विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि जो कोशिका है उसमें विभाजन के तल का निर्धारण हो जाता है। तो आपसे क्यों लगाकर पूछा जाए कि न्यूरॉन्स के कोशिका द्रव्य में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिका अंगक नहीं होता जिस कारण उसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल नहीं होता। शरीर की एकमात्र कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होते या पुनरुद्भवन नहीं होते? तो न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स जब ये भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान न्यूरॉन बनते हैं तब तो इनके अंदर सेंट्रियोल होता है, तब इनमें विभाजन भी होते हैं, लेकिन एडल्ट होते ही ये डिजनरेट हो जाते हैं, इसलिए इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। वापस फिर याद रखें कि हमारे शरीर के अंदर यकृत सेल, यकृत कोशिका, और यकृत कोशिकाओं को कहा जाता है हेपेटोसाइट। यकृत कोशिका में सर्वाधिक पुनरुद्भवन होते हैं। तो हमारे शरीर की एकमात्र कौन सी कोशिका है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तब तो आंसर हो जाएगा हेपेटोसाइट। और जिसमें बिल्कुल विभाजन नहीं होते तब क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स जंतु शरीर की सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण भी होती है। ऐसे ही यदि पादप शरीर की पूछा जाए कि पादपों में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो रेमी तंतु की होती है। बोहेरमीरिया निवेलिस नाम का पादप है जिसके जो फाइबर्स होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। ऐसे ही प्राणी जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है, उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ऐसे ही सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण होती है। और इस नर्वस सिस्टम का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में करते हैं। और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को मिलाकर बनता है इंटीग्रेटिव सिस्टम या समन्वय तंत्र। इसी को बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ये दूसरे के संपूरक होते हैं। और इस नर्वस सिस्टम का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स, या इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट बार पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था, तो पटवारी के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। आगे देखते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कोई भी सूचना आवेग का नियंत्रण करने का काम करते हैं। जब अब टिश्यू की बात करते हैं, ऊतकों की बात करते हैं, तो जो ऊतक होते हैं वो जंतुओं के शरीर के अंदर 4 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। जैसे ऐसे समझें कि जो जंतु ऊतक हैं, एनिमल टिश्यू, ये जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक जो सबसे बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं एपिथीलियम। ये एपिथीलियम सबसे बाहर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, जिसका काम होता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले बनने वाला टिश्यू भी एपिथीलियम ही होता है। और जो दूसरा ऊतक होता है उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं इसको। और जो तीसरा ऊतक होता है वो होता है पेशीय ऊतक या मस्क्यूलर टिश्यू।
और चौथा ऊतक होता है उसे बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो इसे नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये जो नर्वस टिश्यू है ये हमारे टोटल शरीर के भार का लगभग 10% भाग होता है। तो तंत्रिका ऊतक शरीर के भार का कितना प्रतिशत पार्ट बनाता है? 10% पार्ट। जो पेशीय ऊतक है वो सबसे ज़्यादा लगभग 50% भाग बनाता है। तो लगभग 50% के लगभग कौन होगा? पेशीय। पेशीय ऊतक का काम होता है शरीर में गतिशीलता बनाए रखना, जबकि तंत्रिका ऊतक का काम होता है ये तंत्रिका आवेग द्वारा, तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स द्वारा नियंत्रण करना। तो नर्व इम्पल्स के द्वारा ये शरीर के दूसरे जितने भी तंत्र होते हैं उन सभी पर नियंत्रण का कार्य करता है, जबकि जो पेशीय ऊतक है इसका काम होता है गति करना। और संयोजी ऊतक जैसे ब्लड है तो ब्लड पदार्थों का परिवहन करता है, या अस्थि उपास्थि होती हैं वो शरीर को सपोर्ट और सस्पेंशन देती हैं, आलम्बन सहारा देती हैं। और जो एपिथेलियम होता है वो सुरक्षा का काम करता है, ये लगभग 10%, ये लगभग 30%। तो ऐसे करके हमारे शरीर के अंदर ऊतक होते हैं। अपन आज तंत्रिका ऊतक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जिसमें अपन तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। और जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणावस्था होती है, तो भ्रूणावस्था में तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भ्रूण पर 3 परतें बनती हैं। एक जो सबसे बाहर की तरफ होती है उस सबसे बाह्य परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये सबसे बाह्य परत होती है। बीच की जो परत होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म, और सबसे अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। ये 3 परतें एम्ब्रियोनिक स्टेज में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती हैं। यानी गैस्ट्रुलेशन एक फेज होती है, गैस्ट्रुलावस्था जिसे कहते हैं, उस दौरान ये 3 प्राथमिक जर्म लेयर बनते हैं, प्राथमिक जनन स्तर बनते हैं। उनमें से एक्टोडर्म की वजह से बनता है नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्वस सिस्टम जिस संरचना से बनता है, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का निर्माण न्यूरल ट्यूब से होता है। न्यूरल ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, न्यूरल ट्यूब से होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो उस दौरान एक नली समान संरचना बनती है जो एक्टोडर्म के मॉडिफिकेशन से बनती है, या यूँ कह सकते हैं कि इन्वेजिनेशन से बनती है। और इससे न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट या अग्रभाग होता है उसी से आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है, मस्तिष्क बनता है, और बाकी का जो पश्च पार्ट बच जाता है उससे दूसरे भागों का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर कौन सी संरचना से होता है? न्यूरल ट्यूब से होता है। उत्पत्ति में यह एक्टोडर्मल होती है, अर्थात सबसे बाहर वाली परत से बनती है। गैस्ट्रुल अवस्था के दौरान भ्रूण परिवर्धन में जो 3 प्राथमिक जनन स्तर होते हैं वो क्रमागत सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और सबसे अंदर होता है वो एंडोडर्म कहते हैं इसे। और इससे तंत्रिका ऊतक का वास्तव में काम होता है तंत्रिका आवेग के द्वारा शरीर के जितने भी दूसरे तंत्र हैं उन सभी पर ये नियंत्रण का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है। और ये तंत्रिका तंत्र से हमारे ऊतक शरीर, ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के भार का लगभग 10% भाग होता है। तो ये तंत्रिका ऊतक, जब हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका आवेग होता है या नर्व कंडक्शन होता है तो तंत्रिका जो संचरण है, नर्व कंडक्शन है, उसके लिए कुछ आयनों की जरूरत होती है। तो अपन यूँ लिख सकते हैं कि तंत्रिका संचरण के लिए सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयन अनिवार्य होते हैं।
आयन अनिवार्य होते हैं। तो 3 आयंस की जरूरत पड़ती है, एक सोडियम की, एक पोटेशियम की और एक क्लोराइड की। ये सोडियम पोटेशियम ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, जबकि जो क्लोराइड होता है वो नेगेटिव आयंस होता है। इन्हीं की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है, और सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का संचरण एक रेगुलर स्पीड से चलता रहता है। तो ये अपने नर्वस सिस्टम किससे बनता है? तो न्यूरल ट्यूब से, एक्टोडर्म से। तंत्रिका संचरण के लिए हमें कौन कौन से आयनों की जरूरत पड़ेगी? तो सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोराइड, तीनों आयनों की जरूरत पड़ती है। ये तीनों आयनों जब इधर उधर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होते हैं तो इन दोनों की वजह से ही शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम चलता है। जब नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो इस नर्वस सिस्टम के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का हो जाता है। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है, उसे बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्हें शॉर्ट में लिखें तो इसको लिख सकते हैं अपन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसे लिख सकते हैं PNS, और जो ऑटोनोमिक होता है उसे लिख सकते हैं ANS। तो हमारे नर्वस सिस्टम के कितने प्रकार का होता है? 3, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर फिर 2 संरचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहला अपन इसमें सम्मिलित करते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क ब्रेन, और दूसरा इसमें सम्मिलित करते हैं मेरुरज्जु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों मिलकर कौन सा नर्वस सिस्टम बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है? एक ब्रेन को और एक मेरुरज्जु को सम्मिलित किया जाता है। और ये जो दूसरा पार्ट है परिधीय या PNS जिसे कहते हैं, इसके अंदर भी 2 संरचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। एक होती है कपालीय तंत्रिका, इंग्लिश में बोलते हैं क्रैनियल नर्व। तो ये क्रैनियल नर्व को सम्मिलित करते हैं। क्रैनियल नर्व ऐसी तंत्रिकाएं होते हैं या नर्व होती हैं जो मस्तिष्क से निकलकर जाती हैं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्रैनियल नर्व कहा जाता है। और उसी प्रकार जो मेरुरज्जु से निकल कर जाती हैं उन्हें बोलते हैं मेरु तंत्रिका, या इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं, और कपालीय तंत्रिका वे होती हैं जो मस्तिष्क से निकलती हैं। ये जो कपालीय तंत्रिका है, कपालीय तंत्रिका क्रैनियल नर्व, ये क्रैनियल नर्व की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी क्रैनियल नर्व होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी कहाँ से निकल के आती हैं? ये मस्तिष्क से। तो ये मस्तिष्क से निकल के जाती हैं, उन्हें तो क्या नाम दे देते हैं? क्रैनियल नर्व। और जो मेरुरज्जु से निकल के जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व या मेरु तंत्रिका कहते हैं। और ये जो मेरु तंत्रिका हैं ये होती हैं 31 जोड़ी। 31 जोड़ी होती हैं। तो ये 31 जोड़ी होती हैं मेरु तंत्रिका। और क्रैनियल नर्व कितनी जोड़ी हैं? 12 जोड़ी। ये जो 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व हैं, ध्यान रहे कि ये जिन जंतुओं के अंदर होती हैं वो हैं रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स।
रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स होती हैं। रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स। यहाँ पर मैं राम लिख देता हूँ। तो ये जो राम है इसमें जो आर है, इस आर का मतलब क्या है? रेप्टिलिया, जिन्हें सरीसृप कहा जाता है। ए का मतलब क्या है? एबीज, एबीज, जिसमें अपन पक्षियों का अध्ययन सम्मिलित करते हैं ऑर्निथोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और जो एम है, एम का मतलब होता है मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। तो ये एबीज, मैमल्स और रेप्टिलिया, इन तीनों के अंदर कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं? 12 जोड़ी। बाकी जो एम्फीबियंस होते हैं, कौन होते हैं? एम्फीबियंस, जिन्हें अपन उभयचर जंतु कहते हैं। ये उभयचर, एम्फीबियन और एक बचे फिश, मछली, मछली, फिशीज वर्ग या फिश। इनके अंदर जब पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होना चाहिए 10 जोड़ी। कितनी जोड़ी हो जाएंगी? 10 जोड़ी। तो आप एम्फीबियंस और मछली में पूछे तो क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी हैं। बाकी राम, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स में पूछे तो कितनी जोड़ी करनी है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकल के आती हैं? मस्तिष्क से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से निकल के आती हैं? मेरुरज्जु से निकल के आती हैं। कपालीय नर्व तंत्रिका, क्रेनियल नर्व और तंत्री, मेरु तंत्रिका, दोनों से मिलकर जो नर्वस सिस्टम का पार्ट बनता है उसे बोलते हैं पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक आता है अनुकंपी, अनुकंपी। दूसरा पार्ट होता है परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी 2 इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ये जो अनुकंपी है, इस अनुकंपी का ही दूसरा नाम होता है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। और ये जो परानुकंपी है इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 टाइप का हो जाता है। ये जो अनुकंपी है, इस अनुकंपी को बोलते हैं दुख का साथी। तो इसे दुख का साथी कहा जाता है। तो कौन सा सिस्टम है जिसे दुख का साथी कहते हैं? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दुख से रिलेटेड, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो इसकी वजह से दुख जैसे काम होते हैं। जैसे जो आंसू ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड होती है, उसे संकुचित कर देता है जिससे आंसू ज़्यादा आता है। या ये जो अपनी स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि होती है, उसको एक्टिवेट कर देता है जिससे पसीने ज़्यादा आते हैं। या हार्ट रेट को बढ़ा देता है, या बीपी को बढ़ा देता है। या जो रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर होती है, उसे बढ़ा देता है। या घबराहट उत्पन्न कर देता है। तो घबराहट उत्पन्न करे, बीपी बढ़े, पसीना ज़्यादा आए, आंसू ज़्यादा आए, तो ऐसी सभी परिस्थितियों को बढ़ाने से रिलेटेड कौन होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इन सभी को मेंटेन करके कम करना या रेगुलेट करने का जो काम करता है उसे बोलते हैं परानुकंपी। परानुकंपी, तो परानुकंपी को अपन कह सकते हैं सुख का साथी। तो इसको बोलते हैं सुख का साथी। तो सुख का साथी पूछे तो कौन है? परानुकंपी। दुख का साथी पूछे तो अनुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का वास्तव में काम होता है हमारे शरीर के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उन पर नियंत्रण करके रखना। तो जितनी भी हमारी विसरल क्रियाएं होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, जिन्हें अपन चिकनी पेशी या उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं, तो उन अनैच्छिक पेशियों पर रेगुलेशन, नियंत्रण का कार्य करता है, आंतरिक अंगों पर नियंत्रण करता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये अपन ने नर्वस सिस्टम देखा। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट देखे? 3, केंद्रीय,
परिधीय स्वायत्त। केंद्रीय जो पार्ट है उस केंद्रीय पार्ट को CNS लिखते हैं, परिधीय को PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिखते हैं और स्वायत्त को ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर तीन चीजें सम्मिलित की जाती हैं, दो चीज सम्मिलित की जाती हैं, एक ब्रेन मस्तिष्क, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इस PNS के अंदर भी दो आते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कहाँ से निकल के आती हैं? मेरुरज्जु से, जो पूरे शरीर में फैलकर कोई भी सूचना को मस्तिष्क तक लाने ले जाने का काम करती हैं। इन क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी किस किस में पाई जाती हैं? ये रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स में होती हैं। बाकी के छोड़कर बाकी के जो कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे कि फिश होती हैं, फिशीज वर्ग या एम्फीबियंस, उनके अंदर 10 जोड़ी पाई जाती हैं। कपालीय तंत्रिका मस्तिष्क से, जबकि जो मेरु तंत्रिका है वो कहाँ से निकल के आ रही हैं? मेरुरज्जु से। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। इधर ANS के दो पार्ट, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब अपन देखते हैं ब्रेन से रिलेटेड, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। ब्रेन, अपना जो ब्रेन है इसका वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। तो जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का वजन देखा जाए तो वजन लगभग कितना हो जाएगा? वजन 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। ये जो मस्तिष्क है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? एक्टोडर्म से। उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। और जो मस्तिष्क है ये कपाल गुहा या क्रेनियल कैविटी, तो क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। कौन सी कैविटी में रहता है? क्रेनियल कैविटी में स्थित रहता है। और ये जो क्रेनियल कैविटी है, इस क्रेनियल या कपाल में 8 अस्थि पाई जाती हैं। इसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है? 8। तो 8 बोन्स पाई जाती हैं, अस्थि पाई जाती हैं। तो इस क्रेनियम का निर्माण करने में भाग लेने वाली अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये जो 8 बोन्स हैं, इन 8 बोन्स के नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे मैं यूँ लिखूं कि जो क्रेनियम है या कपाल है उसमें एक होती है फ्रंटल अस्थि। तो फ्रंटल अस्थि कितनी होती हैं? एक होती है। जो फ्रंट में होती है, एकदम आगे की साइड में होती है, उसे क्रेनियम के अंदर उसे फ्रंटल अस्थि कहते हैं। एकदम फ्रंट में आगे की साइड में होती है। और दूसरी जो होती है वो है स्फीनोइड। कौन सी अस्थि है? स्फीनोइड अस्थि। तो स्फीनोइड अस्थि भी कितनी होती है? एक होती है। एक अस्थि होती है एथेमोइड अस्थि और एथेमोइड अस्थि। तो एथेमोइड अस्थि भी कितनी होती हैं? एक होती हैं। एक होती है ऑक्सीपिटल अस्थि भी होती है एक, जो पीछे की साइड में स्थित होती है। तो ऑक्सीपिटल अस्थि कितनी है? एक अस्थि ऑक्सीपिटल अस्थि होती है। बाकी की दो होती हैं पैराइटल। तो पैराइटल अस्थि कितनी होती हैं? 2। पैराइटल अपने ये पार्ट होते हैं, इन्हें पैराइटल कहते हैं। और जो कान के पास वाला पार्ट होता है उसमें भी 2 अस्थि पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं टेम्पोरल। तो टेम्पोरल अस्थि कितनी हो गई? 2। तो ऐसे करके देखें तो फ्रंटल जो आगे की साइड में होती है, एकदम फ्रंट में, तो फ्रंट में होती है तो उसे क्या कह देते हैं? फ्रंटल। स्फीनोइड अस्थि, ये स्फीनोइड बोन वही है जहां पर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। जब अपन ने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी तो स्फीनोइड बोन के बारे में भी देखा था। और स्फीनोइड बोन के अंदर ही एक सेला टर्सिका कैविटी होती है। उस सेला टर्सिका के अंदर अपनी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिससे
एक इन्फंडिबुलम नामक कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं, उन इन्फंडिबुलम स्ट्रक्चर से हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ रहता है। दूसरी जो पार्ट ग्रंथि है, बोन्स है, वो है एथेमोइड बोन। एथेमोइड एक ऑक्सीपिटल एकदम पोस्टीरियर पार्ट होता है, पीछे का पार्ट रहता है। तो पैराइटल होती हैं दो ऊपर की साइड में, ये पार्ट अपने पैराइटल पार्ट होते हैं। बीच में से एकदम सुचर होती है, सुचर। जब अपने ब्रेन को बीचों बीच में से यदि क्रैनियम को काट दिया जाए तो बेस के दो पार्ट बन जाएंगे बायलैटरल काटने पर। ऊपर की साइड में पैराइटल कान के पास होते हैं तो टेम्पोरल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके कितनी अस्थि हो गई टोटल? ये 8 अस्थि हुई। यहाँ से फिर वापस जब आपको क्रैनियम या कपाल पूछा जाए तो आपको 8 अस्थि करनी है। क्रैनियम या कपाल पूछा जाए तो आपको कितनी अस्थि करनी है? 8 क्रैनियम में। कभी कभी चेहरे के अंदर अस्थि पूछ ली जाए, चेहरे में, जैसे मैं यूं लिखूं कि चेहरे के अंदर अस्थि, तो चेहरे में बोन्स होती हैं 14 अस्थि फेस में पाई जाती हैं। अपने जो कर्ण अस्थि हैं, कर्ण अस्थि जो कान में स्थित होती हैं, एक कान में होती हैं 3 कर्ण अस्थि। कर्ण अस्थियों को बोलते हैं ईयर ओसिकल्स। ये ईयर ओसिकल दोनों कानों में होती हैं 6, और एक होती है जीभ के पश्च भाग में, पोस्टीरियर पार्ट में, मुख की फर्श से जो जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं हायोड अस्थि। और हायोड अस्थि कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इनको यदि अलग अलग पूछा जाए कि फेस के अंदर कितनी बोन्स हैं? 14। कान में अस्थि कितनी होती हैं? 6। एक मेलियस, एक इनकस, एक स्टेपिच, 3 अस्थि होती हैं, एक में, दोनों में हो गई 6। और जीभ के अंदर वास्तव में बोन नहीं होती, लेकिन जो जीभ का जो पीछे का पार्ट है वो मुख की फर्श से जुड़ा रहता है, उस बोन का नाम है हायोड बोन। अब देखते हैं कि क्रैनियम के अंदर टोटल अस्थि कितनी हो गई थी? ये तो हो गई 8, और 1 9, और 6 कितनी हो गई? 15, और 15 और 14 कितनी हो गई? तो 29। जब इन सबको एक साथ बोला जाता है, इन सबको यहाँ से लेकर के पूरे को काउंट कर लेते हैं, यूं सबको एक साथ बोल दूं, तब इसका नाम पड़ जाएगा स्कल या करोटी। स्कल बोलूं या करोटी, तो करोटी के अंदर टोटल बोन्स की संख्या हो जाएगी 29। तो स्कल या करोटी शब्द दे रखा है तो बोन्स कितनी करनी है? 29 करनी है स्कल या करोटी में। और यदि क्रैनियम या कपाल शब्द दिया हुआ है तो क्रैनियम कपाल में कितनी हो जाएंगी? 8, और फेस के अंदर कितनी हो गई? 14, और कान में कितनी होती हैं? 6, और हायोड बोन कितनी होती है? 1 होती है। और हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क क्रैनियम के अंदर है, उस क्रैनियम के अंदर 8 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये बातें अपने बोन से रिलेटेड हैं। तो क्रैनियम के अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, उस मस्तिष्क का वजन लगभग 1300-1400 ग्राम होता है। हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा से रिलेटेड अतिरिक्त झिल्ली भी पाई जाती हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियों को, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियों को मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजेज कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षा से संबंधित पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कितनी होती हैं?
3 होती हैं। एकदम जो सबसे बाहर की तरफ एकदम जो सबसे बाहर की जो परत होती है, एकदम सबसे बाहर, इस परत का नाम होता है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर दृढ़ तान्यिका बोलते हैं हिंदी में। तो ड्यूरामेटर सबसे बाहर की तरफ की परत होती है जो सुरक्षा का काम करती है। इस ड्यूरामेटर के अंदर कोलेजन फाइबर्स की अधिकता होती है। कोलेजन फाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे मजबूत झिल्ली भी है। दूसरी इसके नीचे की जो परत होती है उसे बोलते हैं एरेक्नोइड। एरेक्नोइड कहा जाता है। और जो सबसे अंदर की परत होती है उसे बोलते हैं पाइयामेटर। मस्तिष्क के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरणों में जो सबसे बाहर की तरफ होती है उसे क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर। बीच में होती है उसे बोलते हैं एरेक्नोइड और सबसे अंदर होती है उसे पाइयामेटर। तो ये ड्यूरामेटर, इसे डी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं और इसे P लिख सकते हैं। तो DAP ऐसे क्रम से आप याद रख सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है D, फिर A और फिर P, DAP। तो ड्यूरामेटर सबसे बाहर, सबसे कठोर होती है और एरेक्नोइड ये सॉफ्ट होती है। इसके अंदर सामान्यतया कोलेजन फाइबर कंपैरेटिवली कम होते हैं। और ये जो एरेक्नोइड है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये जो पाइयामेटर है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई पाई जाती है। ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड दोनों के बीच का ये जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। उस तरल पदार्थ को बोलते हैं सीरस द्रव। ड्यूरामेटर एरेक्नोइड दोनों के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं सीरस द्रव। और जो एरेक्नोइड और पाइयामेटर है उसके बीच में जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है उसे बोलते हैं CSF। CSF, तो CSF किस किस के बीच में होता है? एरेक्नोइड और पाइयामेटर के बीच। और सीरस द्रव किस में होता है? ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच। इनका जो बीच का जो स्पेस लिखा है, ये जो ड्यूरामेटर एरेक्नोइड दोनों के बीच का स्पेस है इसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस। और ये जो एरेक्नोइड पाइयामेटर के बीच का स्पेस है उसे बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में कौन सा द्रव बराबर रहता है? CSF। सब ड्यूरल स्पेस में कौन सा रहता है? सीरस द्रव। मस्तिष्क के चारों ओर सबसे बाहर की झिल्ली कौन सी होती है? तो ड्यूरामेटर। और सबसे अंदर कौन सी होती है? तो क्या कहेंगे? उसी को पाइयामेटर कहते हैं। ये जो CSF है इसके बारे में थोड़ा सा और देख लें। CSF, पहली बात इसका पूरा नाम याद रखें। तो CSF का पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को ही हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के नाम से जानते हैं। CSF की सामान्य मात्रा पूछ ली जाए तो सामान्य मात्रा लगभग 150 ml होती है। कितना होना चाहिए? 150 ml। यदि इससे ज़्यादा मात्रा हो जाए तो ये इन्फेक्शन को बताता है और कमी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये दोनों ही एबनॉर्मल मात्रा हो जाए, 150 ml से कम या ज़्यादा होती है तो ये किसी न किसी मस्तिष्क से संबंधित एनोमलीज या रोगग्रस्त अवस्था को बताएगा। इसकी जो pH होती है वो 7.4 अर्थात ब्लड के समान ही होती है, अर्थात इसकी रासायनिक प्रकृति हल्की सारी होती है। इसका ज़्यादातर जो संगठन है वो ब्लड से रिलेटेड ही होता है। जैसे हम ब्लड प्लाज्मा के अंदर पढ़ते हैं तो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन, वो सब प्रोटीन इसके अंदर भी पाई जाती हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के साल्ट्स ब्लड प्लाज्मा के समान ही पाए जाते हैं। और इसका निर्माण होता है वो मस्तिष्क नीलों में होता है। निर्माण
मस्तिष्क निलयों में होता है, मस्तिष्क निलयों में। जो ब्रेन वेंट्रिकल्स होते हैं उन वेंट्रिकल्स के अंदर इनका निर्माण होता है। वेंट्रिकल्स एक होलो स्ट्रक्चर होती हैं, खोखली संरचनाएं होती हैं जो मस्तिष्क मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती हैं, उन्हीं के अंदर से इसका निर्माण होता है। तो ये अपन ने मस्तिष्क झिल्ली देखी। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली हैं उन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, और ये मेनिंजेस 3 होती हैं। जो सबसे बाहर होती है ड्यूरामेटर, सब बीच में एरेक्नोड, सबसे अंदर पायामेटर। ड्यूरामेटर एरेक्नोड के बीच का जो स्पेस होता है, खाली जगह, उसे सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। उस सबड्यूरल स्पेस के अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ को बोलेंगे सीरस द्रव। वो जो एरेक्नोड पायामेटर है उसके बीच का स्पेस सब एरेक्नोड स्पेस, और सब एरेक्नोड स्पेस के अंदर भरा रहता है CSF। CSF का पूरा नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की सामान्य मात्रा 150 ml होनी चाहिए। pH 7.4 हल्का क्षारीय, यानी ज़्यादातर इसका रासायनिक संगठन ब्लड प्लाज्मा से इसके समान ही होता है, और इसका निर्माण होता है मस्तिष्क निलयों के अंदर। कभी कभी हमारे मस्तिष्क के चारों ओर उपस्थित जो आवरण होते हैं इनके अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और जब इन मेनिंजेज में या मस्तिष्क आवरणों के अंदर, इन मस्तिष्क आवरणों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तब उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क आवरण। तो मस्तिष्क झिल्लियों में नीजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है? तो आंसर होना चाहिए नीजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जिससे होता यह है कि सिर का जो आकार है, जो सिर का आकार है वो बढ़ जाता है, और जब सिर का आकार बढ़ेगा तो सिर के आकार का बढ़ना हाइड्रोसेफेली कहलाता है। क्या कहलाएगा? हाइड्रोसेफेली। हाइड्रोसेफेली का सिंपल अर्थ होता है सिर में पानी भरना। हाइड्रोसेफेली का मतलब होता है सिर में पानी भरना। वास्तव में पानी का मतलब CSF की मात्रा से होता है, और इसमें CSF की मात्रा बढ़ती है, और CSF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 ml। इससे ज़्यादा हो जाती है तो ये बैक्टीरिया नीजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। ये एम्ब्रियोनिक इन्फेक्शन को बताता है, इसे बोलेंगे मेनिंजाइटिस या हाइड्रोसेफेली। हाइड्रोसेफेली का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि सिर की साइज का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। तो ये अपन ने आज मेन नर्वस सिस्टम के बारे में देखा। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट देखे, CNS, ANS, PNS। उनकी बनावट कैसी होती है, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं, कौन सी संरचना अर्थात न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। तो इनके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अरस्तु स्टडी पॉइंट से जुड़े रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अरस्तु स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।